नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ HVHP इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च कड़ी। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षल देवता। आज हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है? अ बॉडी हुज एब्जॉर्प्टिविटी इज यूनिटी फॉर ऑल द वेवलेंथ्स इज कॉल्ड एन आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी हो जो आने वाले हर एक लाइट या हर एक वेवलेंथ को 100% एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, दैट इज एब्जॉर्प्टिविटी इज यूनिटी, ऐसे बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस कंप्लीटली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ। किसी की वेवलेंथ छोटी हो, किसी की वेवलेंथ बड़ी हो, इससे कोई असर पड़ता नहीं है। ब्लैक बॉडी पर जब भी कोई भी रेडिएशन आता है तो उसकी जो भी वेवलेंथ होगी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर्टेन एग्जांपल्स आर लैम्प ब्लैक, प्लैंक ब्लैक, देन यू कैन like in your daily life understand from the example of a blackboard. These are some examples. Next point, when heated to a certain high temperature it emits total radiation. जब भी उसको एक सर्टन हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है तब यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करता है, टोटल रेडिएशन एमिट करता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड, कलर एमिटेड बाय इट बिकम्स रिचर इन वेव्स एंड शॉर्टर इन वेवलेंथ। अभी ये पॉइंट थोड़ा समझने जैसा है। क्या कहा है कि जैसे जैसे हम लोग ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन, जो कलर एमिट हो रहा है, इट विल बी रिचर इन वेव्स, राइट। रिचर इन वेव्स मतलब इन नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स मतलब यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी कलर रिच कलर कब कहा जाता है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, राइट। और सेम वे राउंड, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिश्ता होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। एक एग्जांपल जैसे हम लोग यहां पर ले सकते हैं कि अगर कलर ऑफ अ ब्लैकेंड प्लेटिनम अपीयर्स डल रेड एट 552 डिग्री सेल्सियस, तब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं फ्रॉम 552 डिग्री 525 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, 1100, 1250 डिग्री सेल्सियस, 1600, तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो डल रेड था पहले, फिर चेरी रेड हो गया, उसके बाद ऑरेंज रेड हो गया, उसके बाद इट टर्न टू येलो एंड देन फाइनली व्हाइट। सो इन दिस वे द लॉजिक इज वेरी सिंपल। एज एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इट्स रेडिएटिंग रेडिएशन, जो कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एंड वेवलेंथ कम हो जाती है। सो वन कैन से द कलर बिकम्स मोर एंड मोर रिच, राइट। नाउ वी कैन स्टडी दैट ब्लैक बॉडी का जो इंटेंसिटी होता है उसका और वेवलेंथ लैम्डा, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या? सो द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among the wavelengths emitted by a black body when heated to different temperatures was carried out by Lumiere and Princeton in 1899. इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और ब्लैक बॉडी से निकली हुई उनकी जो वेवलेंथ होती है उसका और ब्लैक बॉडी को दिया हुआ टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता समझने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड व्हाट डिड दे सी? The wavelength at different portions of the spectrum was calculated by the formula for dispersion of material of prism. जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, y एक्सिस पर है इंटेंसिटी डिनोटेड बाय E लैम्डा एंड x एक्सिस पे है लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर्स, फाइन। वेवलेंथ को हम लोग माइक्रोमीटर चाहे नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम किसी में भी लिख सकते हैं। फॉर इज इट हैज बीन रिटन इन माइक्रोमीटर्स हियर। टेम्परेचर यहाँ पर जो दिखाया गया है वो केल्विन में दिखाया गया है। सो वैसे देखा जाए तो ये एक वाई एक्स एक्सिस पे जो स्केल है उसमें एक और पैरामीटर दैट इज टेम्परेचर वेरी करके स्टडी किया गया है। सो व्हाट कैन वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ? After determining intensities for various lambdas,
a graph of E lambda versus lambda is plotted for different temperatures केल्विन में। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि these are the following results. The first result says that as the temperature of the body raises or increases, the intensity of radiation for each wavelength increases. Okay, एक सीधा हिसाब, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हर एक वेवलेंथ के लिए इंक्रीज हो रही है. सो लेट अस चेक दिस पॉइंट. We can see that we have different temperatures like 900 Kelvin, 1000 Kelvin approximately, 1250, 1450, 1650 approximately. So जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी का जो पीक है वो सबसे पहले पीक यहाँ पर लो था 900 केल्विन के ऊपर, वो पीक थोड़ा सा बढ़ा 1000 केल्विन के ऊपर और बढ़ा 1200 केल्विन के ऊपर और सबसे ज़्यादा है 1646 केल्विन के ऊपर. So our first point, our first result can be easily verified from the graph. क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इंटेंसिटी इंक्रीज होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. फॉर एनी वन टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर को हम लोग अभी स्टडी करेंगे, से 1646 केल्विन, एनर्जी और इंटेंसिटी is distributed continuously among various wavelengths, right? सारे wavelengths में हम continuous distribution होता है, and the point of maximum energy, that is intensity, shifts from towards the shorter wavelengths as the temperature is increased. जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने जैसे 1646 केल्विन टेम्परेचर को ध्यान में लिया था. If you observe the last curve, the tallest curve, तो वी कैन सी दैट क्या दिया हुआ है, वापस हम लोग पढ़ेंगे. फॉर एनी वन टेम्परेचर से दिस 1646, द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली अमंग द वेरियस वेवलेंथ्स. ये अलग अलग वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर दी हुई है. सो दिस इज लाइक लो वेवलेंथ, दिस इज लाइक हाई वेवलेंथ. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और इसमें से सबसे टॉप पर जो पीक होता है इट इज द मैक्सिमम फॉर पर्टिकुलर लैम्बडा. ये पीक अगर आप एक्यूरेटली देखने जाओगे तो इस पीक को करस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा होगा वो एक ही होगा. फॉर ओनली वन लैम्बडा, मार्क माय वर्ड्स, फॉर ओनली वन लैम्बडा वी विल गेट द हाईएस्ट और द मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो भले ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम पीक की बात करते हैं, हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, तो इट विल बी only for a particular lambda. It is not like a saturated region कि इस particular lambda के ऊपर ये saturate हो रहा है, we are getting a plane curve. No, it's not like that. Next, the point of maximum energy or intensity shifts towards the shorter wavelength as temperature is increased. अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो 900 से लेकर 1000, 1200, 1400, 1600. सो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा कर्व आपको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकता हुआ दिखेगा. सो यहाँ पर ये कर्व नहीं झुक रहा है, बल्कि ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो हाईएस्ट पीक है हर एक कर्व के लिए, जैसे मान लो 900 केल्विन के लिए हाईएस्ट पीक इज समवेयर हियर, 1000 के लिए हाईएस्ट पीक इज समवेयर हियर, 1200 के लिए हाईएस्ट पीक इज समवेयर हियर. सो अगर इन सारे हाईएस्ट पीक्स को अगर हम लोग एक लाइन में लाना चाहे या उस तरह से समझना चाहे तो यू कैन सी दैट इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. अब टूवर्ड्स द लेफ्ट अगर हम ग्राफ के भाषा में समझे तो टूवर्ड्स द लेफ्ट मतलब ये लैम्बडा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, विच मीन्स लैम्बडा इज बेसिकली गोइंग टू इट्स स्मॉलर वैल्यूज. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 900, 1000, 1200, 1400, 1600, what happened? Our maximum intensity point shifted towards the lower wavelengths. और यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ ज़्यादा शॉर्ट होती जाएगी. नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन फॉर ए गिवन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. राइट, टोटल एनर्जी किसी भी रेडिएशन का हम लोग बात करेंगे
किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, सो हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन फॉर अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी एक टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो से फॉर एग्जांपल 1259 केल्विन। सो किसी भी एक टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सो at a given temperature the total energy is represented by the area between the curve and the horizontal axis। तो ये कर्व जितना एरिया कवर करता है, जैसे हमें पता है कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो इट इज द सम, बेसिकली कंटिन्यूअस सम। तो इस पूरे एरिया का जब हम लोग बात करेंगे तो दैट गिव्स अस द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। जितना हम लोगों ने कवर किया है उतना रेडिएशन एमिट हुआ है। जैसे 900 केल्विन से तो टोटल रेडिएशन कितना एमिट हुआ, सिर्फ इतना पोर्शन। 1600 केल्विन से तो टोटल रेडिएशन कितना एमिट हुआ, इतना बड़ा पोर्शन। फाइन, सो दैट इज योर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, एरिया इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और ये जो एरिया में इंक्रीज हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 900 के लिए इतना छोटा एरिया है, 1600 के लिए इतना बड़ा एरिया है। सो ये एरिया का रिलेशन क्या है, एरिया इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू fourth power of temperature, that is T raised to 4। इसी के चलते एक नया लॉ समझना है हमें, दैट इज द स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। क्या कहा गया है इस लॉ में, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया is directly proportional to the fourth power of its temperature। Means एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी में से जितनी हीट रिलीज हो रही है, जितनी हीट रेडिएट हो रही है बाहर, इंटेंसिटी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू T raised to 4। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बताएंगे तो दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4, वेयर सिग्मा कैन बी कॉल्ड ऑफ एज स्टीफन्स कांस्टेंट। राइट, E और mu is the energy density, A is also called the surface area, temperature is of course in Kelvin। so ये आपका जो लॉ है इसको हम लोग बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके बाद आता है दूसरा लॉ जिसे हम लोग कहेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या है, व्हेन रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। अगर एक प्रिज्म से हम लोग उसको पास ऑन करते हैं, पास थ्रू करते हैं, देन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड इन विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट। स्पेक्ट्रम के अलग अलग पोर्शन में रेडिएशन का इंटेंसिटी अलग अलग होता है। ओके, so energy is distributed on a scale of wavelength, say 0 say infinity, of course not infinity but a very large value। okay, then what did Wien say? Wien deduced that as the temperature of the body is increased, maximum energy tends towards the shorter wavelength। right, so आप कहोगे कि ये तो जैसे हमने पिछले ग्राफ में, पिछले थियरी में देखा था, सेम वही का वही रिजल्ट है यहाँ पर, राइट। So here what new thing we have to understand is, if the radiation of a particular wavelength at a certain temperature T is adiabatically altered to another wavelength lambda, then the temperature changes in a inverse ratio। ये भी उसी का स्टेटमेंट है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही, और उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है जैसे हमने अभी देखा था, lambda into T is equal to constant। अब यहां पर लैम्बडा m क्या डिनोट करता है, लैम्बडा m डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे कि मैंने ग्राफ में बताया था, इस वाले ग्राफ में, कि यहां पर लैम्बडा का स्केल है, एक्स एक्सिस पूरा लैम्बडा का है फ्रॉम द लेसर वैल्यूज टू द हायर वैल्यूज। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पीक एक ही होता है, हाईएस्ट पॉइंट एक ही होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एक ही बार मिलती है, और वो जो लैम्बडा करस्पॉन्ड करेगी दैट इज कॉल्ड लैम्बडा एम। तो यहां पर जिस लैम्बडा एम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो वेवलेंथ है किसी भी टेम्परेचर के लिए जहां पर हमें एनर्जी या इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और
इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अभी इसको समझे कैसे? इसको समझना इस तरह से कि मान लो हमने टेम्परेचर लिया अप्रोक्सीमेटली 900 केल्विन और उसके करस्पॉन्डिंगली जो लैम्डा एम है वो हमने निकाला। सो लेट मी गो टू द ग्राफ अगेन। 900 केल्विन्स के लिए लैम्डा एम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहां पर है, राइट? सो लेट अस डिफाइन इट एज लैम्डा 1, ओके, और लैम्डा एम 1। सो 900 केल्विन के लिए मेरे पास लैम्डा एम 1 है। तो इन दोनों का लैम्डा एम 1 का कोई भी एक वैल्यू ले लो। सपोज ये 900 लेते हैं और ये सपोज 2 ले लेते हैं। सो 900 इंटू 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1800। ये वैल्यूज मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, दोज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, नॉट एट ऑल, ओके। सो फर्स्ट केस मैंने क्या लिया, लैम्डा एम की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 900 केल्विन। So T into temperature into lambda will give me somewhere around 1800, the constant value. Now I change the temperature to 1600. 1600 के लिए आप देख सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। So 1600, अगर ये मैंने यहां पर लैम्डा की वैल्यू में 2 ले रहा हूं इस पॉइंट पर, और अगर लैम्डा 0 से शुरू हो रहा है, यहां पर 2 है, 0 यहां पर है, तो बीच वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 और अराउंड 1 होगी, राइट? सो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट मुझे जो मिलेगा लैम्डा एम, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इन माय केस विल बी अराउंड 1 और 1.1 और से 0.9 और समवेयर लाइक दैट। तो अभी मान लो हम लोग 1 या 1.2 लेके चलते हैं, ओके, तो अब ये 1.2 आप जब 1600 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर अराउंड 1600, 1700 और अप्रोक्सीमेटली नियरर टू 1800। हम लोग अगर एक्यूरेट वैल्यूज लेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। बट व्हाट डिड यू ऑब्जर्व कि टेम्परेचर 1600 को मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करना पड़ा? लैम्डा एम कितना था मेरा? अप्रोक्सीमेटली 1 और 1.2 समवेयर, और उसका प्रोडक्ट का आंसर आया था 1800। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं 900 तो लैम्डा मेरा बढ़ रहा है, तो वो जो प्रपोर्शन है, वो जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है, और उनका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली अ कांस्टेंट। सो दैट इज वेयर द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर जो रिलेशन दिया गया है लैम्डा एम इंटू टी, ये वैल्यूज आपकी अलग अलग नहीं आएगी। आप चाहे t की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो t डिक्रीज हो जाएगा, बट दिस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। दैट्स द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एंड द मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर वेरीज डायरेक्टली एज द फिफ्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जस्ट फॉर योर, ये भी एक फॉर्म है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट स्टिक टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। Lambda m into t is equal to constant. Fine. So we stop here. Thank you very much. Myself, Dr. Harshal Devta, once again, we welcome you all, and please visit our college website www.hvpgrkadi.ac.in. We offer courses like BSc in chemistry, microbiology, and MSc in analytical organic chemistry and microbiology. So thanks for watching the video. Thank you.